बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत पाक महामुकाबला को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, टीम इंडिया को पहला झटका लगा है। केएल राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए हैं। नसीम ने केएल राहुल के विकेट को लिया है, तो वहीं टीम इंडिया को 148 रन का टारगेट मिला है। तो 147 रन पर पाकिस्तान अपनी पारी खेलकर सिमट चुकी है और अब भारतीय टीम अपना प्रदर्शन कर रही है। इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, भारत को पहला झटका लगा है। केएल राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए हैं। नसीम ने केएल राहुल का विकेट चटका है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र राम कथा का आयोजन करा रहे हैं। एक और बीजेपी और कांग्रेस प्रदेश के संवैधानिक मुखिया के आयोजन की तारीफ कर रहे हैं, तो वामपंथी संगठन विरोध में उतर आए हैं। माकपा ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। देखिए बाबूलाल धाल की एक खास रिपोर्ट। राजभवन में राम कथा पर बवाल, पीयूसीएल सीपीएम ने उठाए सवाल। सारे जो चिट्ठियां गई वो व्हाट्सएप पे, तो उनकी सील से गई, उनके प्रोटोकॉल से गई, डीपीआर उसको पब्लिसाइज कर रहा है। वहाँ पे पूरा जो लवाजमा है वो पूरा स्टेट स्पॉन्सरशिप है, तो उनका निजी कार्यक्रम तो नहीं हुआ। निजी करते तो एक अलग चीज थी। खास के साथ आम जनता भी सुन रही थी कथा। वामपंथियों को किस बात की व्यथा? भगवान राम के नाम पर तो कोई सवाल ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है। भाई हमारे राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम को आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं बांट सकते। ग्रेट है, राम तो ब्रह्मांड के मालिक है। राम और कृष्ण बढ़ते हैं क्या? जहां महात्मा गांधी गा रहे थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राजभवन में आयोजित श्री राम कथा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो श्री राम जो एक वचन के लिए खुशी खुशी अयोध्या छोड़ जाते हैं। हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति के साथ की गई मित्रता को प्राण प्रण तक निभाते हैं। हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। केवट हो या सुग्रीव, निषाद राज या विभीषण, सभी के लिए कई बार हंसते हंसते संकट झेल जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जिनके राज्य में किसी को दैहिक, दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी, जहां सब प्रेम भाव से रहते थे और अपने अपने धर्म का पालन करते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्री राम की यशगाथा से राजभवन का कोना कोना सुवासित हो रहा है। कथा सुनने वाले परमानंद में डुबकी लगा रहे हैं, पर सियासत को भला ये राग कहां अच्छा लगेगा। मुद्दों की तलाश में भटकते नेता और वामपंथी संगठन इस पर कड़ा ऐतराज जता रहे हैं। हमारी आपत्ति यह है कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और एक राज्यपाल राजभवन में इस तरह का धार्मिक आयोजन करना गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। निश्चित रूप से इसके हम कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं। वामपंथी संगठन इस आयोजन के लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि काफी वक्त तक ऐसे आयोजनों से सम्मानजनक दूरी बरतने वाली कांग्रेस राम कथा के आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। भगवान राम के नाम पर तो कोई सवाल ही नहीं है, झंझट ही नहीं है, झगड़ा ही नहीं है। भाई हमारे राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम को आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं बांट सकते। ग्रेट है, राम तो ब्रह्मांड के मालिक है। राम और कृष्ण बढ़ते हैं क्या? जहां महात्मा गांधी गा रहे थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राजभवन अगर राम कथा का आयोजन कराकर प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना कर रहा है, तो भला लेफ्ट के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर कांग्रेस ही अपनी विचारधारा से समझौता कर चुकी है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब वामपंथ को भी आम जनता से अपना जुड़ाव पैदा करने के लिए जन भावनाओं का सम्मान करना सीखना होगा। अपनी सियासत चमकाने के लिए राजभवन को कोसना आखिर कहां का न्याय संगत है? राजभवन में धार्मिक कार्यक्रम कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई आयोजन इसी तरह के होते रहे हैं और उन पर भी विवाद होता रहा है।
राज्यपाल कल्याण सिंह जब अपने पद की शपथ ग्रहण कर रहे थे उस वक्त उनके सामने जमा भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिस पर भी काफ़ी बवाल मचा। एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते गवर्नर भी अपनी आस्थाओं का इजहार इस तरह कर सकते हैं, इसे लेकर सवाल उठाने की आखिर ज़रूरत भी क्या है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव के नतीजों पर खुशी जाहिर की है। 6 विश्वविद्यालयों में एबीवीपी को मिली जीत से भाजपा नेता उत्साहित हैं और वो इस जीत को 2023 के चुनाव का ट्रेलर करार दे रहे हैं। बीजेपी नेता मदन दिलावर और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के सपनों को सरकार ने चकनाचूर कर दिया। युवाओं का सरकार के खिलाफ गुस्सा इस चुनाव में जमकर दिखाई दिया है और अगले चुनाव में युवा शक्ति का यही आक्रोश कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देगा। एनएसयूआई का पाटा साफ हुआ है, उससे भी बुरी तरह से कांग्रेस का पाटा साफ हो जाएगा। यानी सभी विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई गायब हो गई है। अब राजस्थान से भी पूरी तरह से कांग्रेस गायब होने वाली। राजस्थान के अंदर छात्र संघ के चुनाव और राजस्थान छात्र संघ के चुनाव सरकार ने आनंद फानंद में कराने की घोषणा की। यह प्रकार ने जीत हासिल हो, इसका भरसक प्रयास भी सरकार ने किया। सरकार ने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने की कोशिश भी की, लेकिन युवा विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार एक भी परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं करा पाई। और अगली खबर का रुख करेंगे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी के 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची हैं। दिया कुमारी ने भीलवाड़ा शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके साथ ही सांसद सुभाष बहेड़िया के निवास पर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। दिया कुमारी ने बडेना में स्वर्गीय पराक्रम सिंह के परिजनों से मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और बहुत जल्द देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। तीज महोत्सव का कार्यक्रम था, उसमें मैंने भाग लिया और फिर अभी एमपी साहब की तबीयत पूछने में आई, तो बिल्कुल एक ज़्यादा लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना भी हो गया, जिलाध्यक्ष जी से भी इतना मान सम्मान किया सभी कार्यकर्ताओं ने। बिल्कुल जो हालत है राजस्थान की, बहुत ही दुखदायी हालत है, बहुत ही ऐसी हालत इससे पहले कभी राजस्थान में हुई नहीं। और जिस तरह से कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची राजस्थान में, जंगल राज हो चुका है, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहीं छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के खराब प्रदर्शन को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, ये छात्रों का चुनाव था, इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें जिन्होंने मेहनत की वो जीते हैं, जो निर्दलीय जीते हैं वो कांग्रेस की विचारधारा के हैं। विचारधारा क्या है? कांग्रेस विचारधारा के निर्दलीय जीते हैं। अब ये बच्चों का चुनाव है, ये कोई इसमें आप ये जो पार्टीबाजी करते हैं, जिसमें जो डिजर्व करता है, जो मेहनत करता है वो जीतता है। अब जो मेहनत की जिन लोगों ने, जो बच्चे संपर्क में रहे, राजनीति में जवानी है और जवानी तो दीवानी होती है। अधिकतर जगह निर्दलीय जीते हैं, लेकिन एबीवीपी से ज्यादा एनएसयूआई के लोग जीते हैं और कांग्रेस कमिटेड लोग। वहीं जोधपुर की कुमकुम ने आज अपने 7वें जन्मदिन पर अपने परिवार सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। गहलोत के निर्देश पर कुमकुम का पिछले साल मुख्यमंत्री राहत कोष से निःशुल्क कॉकलियर इम्प्लांट कराया गया था। मुख्यमंत्री ने कुमकुम से मिलकर संतोष जताया कि वे अब ठीक से बोलने सुनने के साथ ही स्कूल भी जाने लगी हैं। कुमकुम के माता पिता ने सीएम अशोक गहलोत का धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की वजह से आज कॉकलियर इम्प्लांट जैसी महंगी प्रक्रिया राजस्थान में निःशुल्क उपलब्ध हो सकती है। और खबर अजमेर से। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के लवेरा गांव में आज एक बच्चे को हौद से निकालने के चक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई।
जबकि 3 जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जनता और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मारे गए चारों युवक एक ही परिवार के हैं और गुर्जर समाज के हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही नसीराबाद अस्पताल पहुंचे पूर्व विधायक राम नारायण गुर्जर ने प्रशासन से मृतकों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। अभी तक मृतकों के परिजनों ने शव नहीं उठाया है। और अब बात करते हैं 1 करोड़ लोगों की उम्मीदों के बांध की, जिसमें मॉनसून की मेहरबानी की वजह से पानी भर रहा है। राजस्थान में पानी की आस जिस बांध पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है वो है बीसलपुर। इस बांध की पाल पर फिलहाल हम मौजूद हैं। पिछले 3 दिन हुई अच्छी बरसात के बाद में जो बांध में पानी की आवक हुई है, ये नज़ारा आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि जहां तक नज़र जाती है चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। और ये पानी अगले 3 से 4 साल के लिए जयपुर समेत अजमेर, टोंक, कई शहरों और कई गाँवों की प्यास बुझाएगा। करीब 38 टीएमसी की जो क्षमता है इस बांध की है और अपनी क्षमता के उच्चतम स्तर पर यह बांध करीब करीब पहुंच चुका है। अभी तक बांध के अंदर पानी की आवक लगातार जारी है। पिछले 3 दिन पानी में जो आवक हुई वो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन अब बारिश रुकने से आवक थोड़ी धीमी हो गई है। यहाँ पर जो गेट खोले जाएंगे वो नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बीसलपुर बांध में जो पानी भरा है वो कितना महत्वपूर्ण है वो समझ लीजिए। बांध में 38 टीएमसी से ज्यादा पानी का स्टोरेज हुआ है। बांध से रोजाना 950 एमएलडी की आपूर्ति हो रही है। गेट नंबर 7 और 10 से 6010 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 1 करोड़ की आबादी को पानी मिलेगा। 24 शहर और 1800 गांवों को मिलेगा पानी। किसानों को भी सिंचाई में नहीं होगी परेशानी। पानी का लेवल जिस वक्त 315.50 मीटर पर पहुंचा था, उस वक्त उसके 2 गेट खोले गए। खास बात यह है कि इस मौके पर कलेक्टर चिन्मय गोपाल और जल संसाधन विभाग के एसई वीरेंद्र सिंह सागर समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद थे। डैम में जो पानी भरा है ये लगभग इसी हफ्ते में जो बारिश हुई है 50% से ज़्यादा कैपेसिटी इसी हफ्ते में डैम जो है वो भरा गया है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते तक 312 पे था, दैट वाज 46% कैपेसिटी पर था। अब जो बारिश हुई है, जो मंडे ट्यूसडे को बारिश हुई थी, जो थोड़ी बाढ़ की स्थिति बनी थी प्रदेश में, उसका एक ये रहा है कि बीसलपुर का बांध हमारा भर गया है और लगभग ही 48 आवर्स में, फिर मेन जो भरा है 90% तक वो 48 आवर्स में भरा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे भरता है। मानसून की अवधि जैसे माना जाता है कि सितंबर तक एंड तक रहती है, तत्पश्चात बांध में जो भी अपनी जल राशि उपलब्ध है उसके अनुरूप जो है जिला स्तरीय कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जितने भी मतलब आमंत्रित सदस्य रहते हैं उनके विचार विमर्श के उपरांत ही जो है सिंचाई के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 19 साल में बीसलपुर बांध 5 बार ओवरफ्लो हो चुका है और ये 6ठी बार है जब गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। खास बात ये है कि बीसलपुर बांध में कुल 18 गेट है और बांध में 38 टीएमसी से ज्यादा पानी का स्टोरेज हो चुका है। राजस्थान एक सूखा राज्य है, इसमें बहती हुई नदियों को देखना अपने आप में बहुत जो है हैरत अंगेज और रोमांचक नज़ारा होता है। बरसात अच्छी हुई है, पानी की आवक अच्छी हो रही है, ऐसे में इस पानी को सहेजा जाना चाहिए, क्योंकि हर साल जब बीसलपुर भरता है कई सालों के गैप के बाद में, तो एक बड़ा अमाउंट पानी का निकाला जाता है और ये पानी निकल करके आगे जाता है। यही पानी आने वाले समय में सहेजा जा सकेगा, इसको ईसरदा बांध से जोड़ा जा सकेगा। ईसरदा बांध के अंदर राजस्थान के लिए बड़े पैमाने पर एक तरह से पानी का स्टोरेज जो है वो किया जा सकेगा। एक तरफ बीसलपुर मजबूती से खड़ा होगा जलापूर्ति के लिए राजस्थान में, दूसरी तरफ ईसरदा बांध खड़ा होगा और जो पानी ज़ाया होता है हर साल, वो पानी की बर्बादी जो है रोकी जा सकेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए बनास नदी से। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। All reports are okay. Thousands of apartments around Noida that are in similar court cases. What is Noida Authority doing? Because
So all cases are being dealt on a one-to-one basis. So all cases are different, and as per the directions of Honorable CM, after the judgment came, lot of action has been already taken in this matter also, and in similar matters also जो केस की स्थिति है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आसपास की सोसाइटीज़ में कोई डैमेज ब्रॉडली नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है। एक घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। तो देखिए 1 घंटे के अंदर जो है वो स्थिति बेहतर तरीके से पता चलेगी। मलबे को लेकर के कुछ जानकारी है कि मलबा जो है कुछ सड़क पर आया है और स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है। करीब आधे घंटे पहले ब्लास्ट किया गया और बिल्डिंग को धराशायी किया गया, लेकिन वहां के कंडीशंस क्या हैं, क्या आसपास की बिल्डिंग्स को भी कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी निकल करके सामने आई है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। जो ये शुरुआती जानकारी है, इसे क्लियर होने में कम से कम 1-1.25 घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या सारी चीजें दुरुस्त रहीं, सब कुछ सही तरीके से हुआ या नहीं। हालांकि जो प्राथमिक, जो इनिशियल स्टेज पे जो जानकारी निकल करके सामने आई, वो जानकारी के हिसाब से पता यही चल पा रहा है कि ऑल वेल, सब कुछ बिल्कुल सही रहा है इन दोनों बिल्डिंग्स को धराशायी करने में। अब देखिए जो तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है। ये मलबा किस तरीके से बिल्डिंग्स को ढाया गया, उसके बाद की स्थिति। तो अब इन सब के बीच देखना अहम होगा कि मलबा जो गिरा है वो आसपास की बिल्डिंग्स के पास भी गया है क्या, जो कंपन वहां हुआ उसकी वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को भी कोई क्षति हुई है या नहीं, कोई समस्या हुई है या नहीं, ये चीजें देखने वाली होंगी। इसके लिए कुछ मिनटों का और इंतजार। तो वही 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस समय की है जब इन दोनों बिल्डिंग को ढहाया जा रहा था और दूसरी जो तस्वीर है वो बिल्डिंग के गिर जाने के बाद की तस्वीर है। तो अब इन सब के बीच अहम जो चीज है वो ये कि सारी चीजों को देखने के बाद वहां से क्लियर ये होगा कि क्या इससे आसपास की बिल्डिंग्स को कोई नुकसान जो है वो पहुंचा है या नहीं। इसको लेकर के आशंका जताई जा रही थी, लोग आशंकित जरूर थे, लेकिन प्रशासन का यह साफ तौर पे कहना था कि तैयारी पूरी है और जो टीम लगी हुई थी इस बिल्डिंग को गिराने ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा से खबर है। दौसा में आज धार्मिक यात्राओं के संगम का अनूठा नजारा देखने को मिला। जिले के सैकड़ों गांवों से पदयात्री हाथों में देवनारायण भगवान का झंडा लेकर दौसा पहुंचे। इस दौरान दौसा के देवनारायण मंदिर में सैकड़ों यात्राओं का एक साथ संगम हुआ और उसके बाद ध्वज पूजन हुआ। ध्वज पूजन के बाद दौसा जिले के सैकड़ों गांवों से आए ध्वज टोंक में स्थित देवधाम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान देवनारायण के जयकारे लगाते हुए पैदल यात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्री 2 सितंबर को निवाई में स्थित देवधाम पहुंचेंगे और वहां 3 सितंबर को देवनारायण जयंती के अवसर पर भगवान देवनारायण को झंडा चढ़ाएंगे। वहीं जयपुर के सेंट्रल पार्क में जैन सोशल ग्रुप नॉर्थ और पब्लिक पुलिस संस्थान की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन पौधों की देखभाल जयपुर विकास प्राधिकरण करेगा। इस मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पौधारोपण का मकसद राजधानी को वायु प्रदूषण से मुक्त करना है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल पार्क में पौधारोपण किया गया है और मकसद ये है कि राजधानी जयपुर को पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए हैं,
जयपुर के सेंट्रल पार्क में जैन सोशल ग्रुप नॉर्थ और पब्लिक पुलिस संस्थान की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तंवरावादी राजपूत सभा की ओर से स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राजस्थान के साथ हरियाणा और यूपी से आए राजपूत समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान समाज की स्थिति और सामाजिक मुद्दों पर चिंतन मंथन किया गया। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह तंवर ने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमको वास्तव में अगर आज की तारीख में अपने कौम को मजबूत करना है तो हमको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर चिंतन और मनन कर उस पर कार्य करना पड़ेगा, केवल भाषण देने की जरूरत नहीं। खबर बीकानेर से। बीकानेर दौरे पर पहुंचे खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कल से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है। उन्होंने कहा मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसमें 30 लाख लोग भागीदारी करेंगे। उन्होंने सभी लोगों से इस आयोजन में जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री के हिट राजस्थान फिट राजस्थान के नारे को साकार करने की अपील की। चांदना ने छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के खराब प्रदर्शन को लेकर कहा कि इन नतीजों से सीख लेने की आवश्यकता है। अरे भाई, मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन जिसमें 30 लाख लोग भागीदारी निभा रहे हैं, ऐसा आयोजन कल से शुरू होने वाला है। तो मैं आपके माध्यम से आमजन से अपील करूंगा कि खेल की भावना से खेलें, खेलों के वातावरण को फिर से जीवित करने के लिए खेलें और फिर से हिट राजस्थान और फिट राजस्थान का जो नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश को दिया है उसको पुनर्जीवित करने के लिए खेलें। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक